तो आज का हमारा टॉपिक है ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड को समझने के लिए बहुत ध्यान से समझो मेरी बात को, गौर से, बीच में बिना किसी डिस्टरबेंस के। ड्रिफ्ट स्पीड को समझने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रॉन्स का मोशन समझना पड़ेगा, दैट किसी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं वो किस तरह से मूव होते हैं। ठीक, फिर हम फाइनली ये कंसेप्ट अपना बिल्ड करेंगे ड्रिफ्ट स्पीड वाला। ठीक है भैया, तो समझो ज़रा ध्यान से। मान लीजिए आपके पास कोई मेटल है या कोई भी कंडक्टर है, तो कंडक्टर के बॉडी के अंदर, मेटल्स के अंदर आपके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देयर आर सो मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इन रैंडम मोशन, जो रैंडम मोशन में होते हैं और इधर से उधर घूमते रहते हैं। अब रैंडम मोशन का मतलब क्या है ये भी समझो ध्यान से। रैंडम मोशन का मतलब है कि अगर आप जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो वो आ जाएगी ज़ीरो, उसको बोलेंगे रैंडम मोशन। मतलब और ध्यान से समझो, मान लीजिए इसी कंडक्टर के ठीक बीच में, ठीक, इस कंडक्टर के ठीक बीच में आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कौन लेफ्ट साइड में जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने राइट साइड में जा रहे हैं। तो आप ऑब्जर्व करोगे तो एग्जैक्टली जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट भी जाएंगे। लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट दोनों इक्वल होंगे। सेम मैनर में अगर आप एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लेकर उसके अक्रॉस सपोज करें तो उसके अक्रॉस भी यही कंडीशन होगी कि जितने ऊपर को जाएंगे उतने ही नीचे को जाएंगे। और अगर ऊपर की वेलोसिटी पॉजिटिव होती है तो नीचे की नेगेटिव होती है। सेम मैनर में राइट हैंड साइड अगर पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड नेगेटिव है। ओवरऑल अगर आप सबका सम अप करेंगे तो वो हो जाएगा ज़ीरो। पूछो क्या पूछो, कौन से वालों का एरिया चाहे कितना भी हो, कुछ भी हो, रैंडम मोशन में होते हैं और सबका एवरेज अगर आप निकालें ओवरऑल पूरे मटेरियल का तो वो ज़ीरो आना ही आना है। वो कंफर्म है, एग्जैक्टली ज़ीरो आएगा। ठीक, लेकिन जब हम इसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस, सुन ले मारना शुरू कर दूंगा, इसके अंदर मान लीजिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, किसी एक इलेक्ट्रॉन का अगर आप मोशन ऑब्जर्व करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव होता है, कभी इसके वॉल तक जाएगा, वहाँ से लौट कर आ जाएगा, कभी दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा। इसको बोलते हैं रैंडम मोशन। भाई इसी के अंदर इधर से उधर घूमता रहेगा। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे होंगे, जैसे ये इधर जा रहा है उसी वक्त एक इधर से इधर भी आ रहा होगा। ठीक है, और सबका ओवरऑल एवरेज आ जाएगा ज़ीरो। याद रहेगी ये बात? ठीक, लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस, तो उस केस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स फील करते हैं। मान लीजिए मैंने ये वाली साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दी है क्या नहीं, और ये वाली साइड जो है मैंने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दी है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है भैया वो नेगेटिव से तो रिपेल होंगे और पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे। अब इनका जो रैंडम मोशन है वो सब भूल जाएंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए एक ग्राउंड में इंटरवल के दौरान बच्चे खेलते घूलते फिर रहे हैं इधर उधर, आप पूरे ग्राउंड में नज़र दौड़ा रहे हैं तो आपको सब जगह इक्वल बच्चे नज़र आ रहे हैं कि चार इधर, वो ऐसे भागे फिर रहे हैं, जबकि सब खेल रहे हैं, अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, सब रैंडम मोशन में, बट ओवरऑल वहीं के वहीं ग्राउंड में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सब एक साथ नहीं दौड़ रहे हैं। ठीक, लेकिन जैसे ही इंटरवल ख़त्म होगा, बेल लगेगी, तो वो सारे के सारे वन बाय वन कहाँ आएंगे, बिल्डिंग के अंदर एंटर करने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद उन सब की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वही बिल्डिंग की तरफ। यहाँ पर भी यही केस होना है। जब आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं रवान, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फोर्स फील करते हैं। इस एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं अगर मैं, एक यहाँ मान लो, एक यहाँ मान लो, एक यहाँ मान लो, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इन सबको नेगेटिव साइड से रिपल्जन मिलेगा। ये सब इधर फोर्स फील करेंगे, सब इधर आने की कोशिश करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, याद रहेगी ये बात? जब ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आने की कोशिश करते हैं, एक साथ दौड़ते हैं, तो इनके अंदर आपस में बहुत सारा कोलाइजन होता है, एक दूसरे से भी कोलाइड करते हैं और बीच बीच में जहाँ फिक्स्ड एटम रखे हुए हैं उनसे भी ये कोलाइड करते हैं, टकराते हुए आते हैं। ठीक, अब जब ये टकराएंगे तो क्या होगा, जब टक्कर होती है होता क्या है, जब टक्कर होती है तो एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी और वेलोसिटी का भी लॉस होता है, मोमेंटम का भी लॉस होता है। कुल मिलाकर ये पार्टिकल जो है जब ये जाकर दूसरे पार्टिकल से किसी से टकराएगा चलते चलते ही, तो ये अपनी वेलोसिटी लूज़ कर जाएगा। वेलोसिटी लूज़ करने का मतलब है इसकी वेलोसिटी एकदम से कम हो गई, ज़ीरो हो गई मान लो। लेकिन क्योंकि ये लगातार फोर्स फील कर रहा है उस साइड, तो वो दोबारा एक्सेलरेट होगा।
दोबारा फोर्स फील करेगा, दोबारा अपनी वेलोसिटी गेन करेगा, लेकिन जैसी वेलोसिटी गेन करेगा तेज़ दौड़ने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा हैं पॉपुलेशन में, वो किसी ना किसी से फिर टकरा जाएगा। जैसे एक रोड पे बहुत सारे लोग एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, टकराते भी रहेंगे, वो उनमें से गिरता रहेगा कोई ना कोई, वो फिर उठेगा, फिर दौड़ेगा, फिर टकरा जाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही होता रहता है, उठते हैं भैया, फिर गिरते, फिर टकराते, फिर गिरते, फिर उठते, फिर दौड़ते, फिर टकरा जाते हैं। और बार बार टकराते रहेंगे तो वेलोसिटी बार बार गिरती कम होती रहेगी, फिर स्पीड गेन करते हैं, फिर वेलोसिटी एकदम से गिर जाती है। ये कुछ ऐसा है जैसे ड्रिफ्ट, वर्ड सुना है ड्रिफ्ट? जब ड्रिफ्ट लगाते हैं तो अचानक से ब्रेक लगाने पड़ते हैं, तभी ड्रिफ्ट लगती है। ठीक, तो यहाँ पर भी वही सेम सिनेरियो है, इलेक्ट्रॉन्स को एकदम से ब्रेकिंग इफेक्ट फील होता है, उनका मोशन इसी टाइप का होता है जैसे ड्रिफ्ट लगा रहे हैं सारे के सारे। ठीक, बार बार ये वेलोसिटी कम होना और ज़्यादा होना। अगर आप सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की एक एवरेज वेलोसिटी निकाल लें, जिस वेलोसिटी से वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और मैंने बताया ये वेलोसिटी फिक्स नहीं होती, ज़ीरो भी होती है, मैक्सिमम भी होती है, टकराते फिर दोबारा कम हो जाती है, तो बीच में सारी वेलोसिटीज़ आ जाएंगी बहुत सारी। वो एवरेज वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन चाहे 70 दफ़ा टकराया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ आ गया, हमने देखा यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और ये 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इट हैज़ कवर्ड इन 5 सेकेंड, तो उसकी जो ड्रिफ्ट स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई? यस सर। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे रास्ते 2 सेंटीमीटर रही हो, इससे कम भी रही है, इससे ज़्यादा भी रही होगी। ये एक एवरेज वेलोसिटी है, इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। याद रहेगा? है ना? अरे पूरा ही तगड़ा है, याद रहेगा? इसका डेरिवेशन और करना है। वेलोसिटी के डेरिवेशन को करने से पहले आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन याद रखनी है। इट इज़ द एवरेज स्पीड विद विच it is the average speed with which electrons move inside a conductor in the direction opposite to the अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट। क्या डेफिनेशन पढ़ी है? ये वो एवरेज वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इनसाइड ए कंडक्टर। तो हम इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी निकालकर फाइनली उनका एवरेज करेंगे और एवरेज करने के बाद आंसर निकालेंगे। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और समझो, ये आपने देखा इलेक्ट्रॉन का पाथ है ये, ठीक है, रास्ता, ये पूरा रास्ता जो इलेक्ट्रॉन ने ट्रेवल किया, और जहाँ भी ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है वो है एक कोलाइजन, मतलब टकरा रहा है किसी चीज़ से, टकरा कर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है। ठीक, हर कोलाइजन, अगर आप 2 कॉन्जिक्यूटिव कोलाइजन्स लें, बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव कोलाइजन्स इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो एकदम स्ट्रेट लाइन है ना, और जब कभी भी कोलाइजन होता है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है। 2 कॉन्जिक्यूटिव कोलाइजन्स के बीच का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, याद रहेगा? ये वो टाइम है जितने टाइम वो रिलैक्स रहा, कोई कोलाइजन उसने सफ़र नहीं किया। इट इज़ द टाइम बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव कोलाइजन्स, बट फ्रॉम द डायग्राम यू कैन इजीली कंक्लूड दैट जब कभी भी आप कोई कोलाइजन देख रहे हैं, जो कॉन्जिक्यूटिव कोलाइजन्स, कहीं पर तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, कहीं पर कोलाइजन बहुत ही जल्दी हो रहा है। कभी कभी ऐसा होगा एकदम कोलाइड कर जाएगा, अभी टकराया फिर अभी दोबारा टकरा गया। कभी कभी ऐसा होगा कि हो सकता है इत्तेफाक कि काफ़ी लंबे रास्ते तक कोई टकराया ना हो, कोई कोलाइजन ना हो। तो कभी तो आपका रिलैक्सेशन टाइम कम आएगा, कभी रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा आएगा। हम जब रिलैक्सेशन टाइम की बात करते हैं, इसको टॉ से डिनोट करते हैं, तो हम बात कर रहे होते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की। जो भी पढ़ा सर पीछे टॉस सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। सर हम पागल हो जाएंगे, बड़े बड़े पढ़ा पागल नहीं होगे, ऐसे रहोगे।
थोड़ा बहुत इजाफा होगा बस, बाकी वैसे के वैसे। थोड़ा नहीं तो खत्म हो जाएगा। क्या करो, पहले ही बाउंड्री पे पहुंच चुके पागलपन की। वेट 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 वेट, लिसन हियर। मान लीजिए हम n कोलाइजन्स इसकी ऑब्जर्व कर रहे हैं। फॉर n कोलाइजन्स कोई इलेक्ट्रॉन n टाइम्स टकरा जाएगा और उसके n अलग अलग रिलैक्सेशन टाइम आएंगे, है ना। मान लीजिए फर्स्ट कोलाइजन के लिए, फर्स्ट टू कोलाइजन के बीच में जो टाइम मिला है ना, उसको τ1 से डिनोट कर लेते हैं, सेकंड वाले को τ2 से, थर्ड वाले को τ3 से। जैसे यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, यहाँ से यहाँ तक ये τ1 τ2 τ3 ऐसे टकराता हुआ चल रहा है, ठीक। अगर हमें एवरेज करना है सबका, एक एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहले हम सबको प्लस करेंगे, एडअप करेंगे, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3, और मान लीजिए n कोलाइजन्स हो रहे हैं तो τn, और इनका सबका अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? किससे डिवाइड करते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स है। ये लड़का समझदार है। 2 से क्यों करेंगे? 2 से तो 2 को करते हैं। n से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा इसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। याद रहेगा? क्या हो गया बता। खैर आगे की बात सुन लो। वीडियो तुमने नाश मार दिया इसका, वीडियो का ये अपलोड करने लायक ना बनने की आज। अरे हाँ, बनने की बढ़िया। खैर सुनो, ओ भाई सुन ले। जब इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है और वो फोर्स फील कर रहा है, जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है, फोर्स जब हमें नज़र आती है ना किसी चीज़ के ऊपर कोई नेट फोर्स, तो हमें नज़र आती है उसके एक्सेलरेशन के टर्म्स में। वो पार्टिकल एक्सेलरेट करना स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज़ अगर उसके नेट फोर्स ज़ीरो है तो वो पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं करेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ज़ीरो रहेगा अगर फोर्स ज़ीरो है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैंने अभी बताया आपको, सारे के सारे पार्टिकल एक फोर्स फील करते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं ना। वो होगा अगर आप किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालें। उसके लिए हम लोग जानते हैं कि जो पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगती है F, वो होती है QE के बराबर, है ना। ई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज Q रखा हुआ है तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स होगी QE के बराबर। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी? तो Q की जगह पर आप रख दीजिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है स्मॉल e के बराबर। सब जानते हैं, है नहीं? है नहीं? ना जानते? नहीं, ई लिखा रहने देंगे बस वैल्यू, ठीक। ये हो जाएगा ई। नाउ फोर्स F इज इक्वल टू होता है m में, तो F की जगह पर यहाँ पर m में पुट कर दो, तो हो जाएगा m a इक्वल टू ई m उधर ले जाओ तो a इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन m। ये एक्सेलरेशन है जो कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा जब उसको ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, ठीक। आगे की बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होंगे। रैंडम मोशन में होने का मतलब है भैया कि सारे के सारे के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप उन सब की एक एवरेज स्पीड निकालते हैं तो वो एवरेज आ जाएगा सबका 0, ठीक। यही मतलब है रैंडम स्पीड का। अगर इनिशियल वेलोसिटी में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की मान लूँ U1, U2, U3 और n इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये हो जाएगी UN, ठीक। तो अगर मैं इसका सबका एवरेज निकालूँ U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश 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 UN एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो जाएगा सबका एवरेज। एंड फॉर रैंडम मोशन इट शुड बी इक्वल टू 0। रैंडम मोशन का मतलब है इस सब का सम आना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल टू 0। आपको इनिशियल वेलोसिटी पता चल गया, एक्सेलरेशन पता चल गया, ठीक। अब एक काम करते हैं, आपने जो न्यूटन की 3 इक्वेशंस पढ़ी है ना, उसमें से फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। याद है किसी को? इक्वेशन हमने ये पढ़ रखी है, v इक्वल टू यू प्लस AT। हर कोलाइजन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। फॉर फर्स्ट कोलाइजन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हैविंग द वेलोसिटी v1 एंड इनिशियल वेलोसिटी u1, एक्सेलरेशन a एंड टाइम, वो टाइम जितने टाइम के लिए वो विदाउट एनी कोलाइजन चल रहा है ना, तो उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। वो हो जाएगा τ1।
सारी चीज़ें 1 1 1, ठीक। लिखूँ ऐसे V1 इक्वल टू U1 प्लस A टॉ 1। अब तुम कहोगे भैया A को 1 क्यों नहीं रखा, तो इसके पीछे भी राज है, बता दूं। इसके पीछे राज ये है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए उसका चार्ज बराबर होता है सबके लिए, मास भी बराबर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने कंडक्टर को अप्लाई करी तो वो भी सबको एक सी ही फील होगी, सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर होगी। तो इसका मतलब सबके लिए एक्सेलरेशन बराबर रहेगा, बट ये वैल्यूज़ सबके लिए डिफरेंट हो सकती हैं। इस वजह से हमने ए सबका बराबर रखा, बाकी सब चीज़ें अलग अलग हैं, इसीलिए उनके नीचे सबके नीचे एक सब स्क्रिप्ट में 1 1 लिख दिया, ठीक। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही आप अप्लाई कीजिए, तो सेकंड वाले के लिए बन जाएगा V2 इक्वल टू U2 प्लस A टॉ 2। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लो, इसको सेकंड इक्वेशन, ठीक है बात। ऐसे ही आप थर्ड के लिए लगाएंगे तब भी ये आ जाएगा। करते 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 n इलेक्ट्रॉन, उसकी वेलोसिटी Vn इक्वल टू UN प्लस A टॉ n, ये आपकी nth इक्वेशन बन जाएगी, ठीक। ये चलता रहेगा सब नीचे तक। इन सारी इक्वेशंस को आप सम अप कर लीजिए, इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 सबको प्लस कर लेते हैं, ठीक। अब प्लस करके नीचे तो लिख नहीं पाऊंगा मैं, इधर लिख देता हूँ इस साइड में, ये डायग्राम रफ करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप सबको ऐड अप करें, सबके साइन पॉजिटिव ही हैं, सबको ऐड अप कर लेते हैं। सारी वेलोसिटीज़ का सम V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश 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 Vn, ठीक है। उसके बाद इक्वल आ जाएगा एज इट इज नीचे, फिर ये सारी ऐड करो U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN, इसको एक ब्रैकेट में लिख दूँ। तो ये जो इक्वल के बाद फर्स्ट टर्म आया था ये U1 प्लस U2 प्लस डैश 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 UN, ठीक। ये जितने भी टर्म्स हैं इन सब के अंदर A कॉमन आ रहा है, तो A तो कॉमन है यहाँ पर सब में, तो A कॉमन ले लो। तो A कॉमन लेकर ये बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस डैश 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 टॉ n, ठीक है। सही है इतनी बात। ये सारी इक्वेशंस को ऐड अप करके मेरे पास ये टर्म आ गया, ये स्टेटमेंट पूरा। इस पूरी इक्वेशन को आप बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी n से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई n ऑन बोथ साइड्स। n से डिवाइड करेंगे तो इधर तो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस डैश 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 Vn डिवाइडेड बाई n, इधर हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस डैश 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 UN डिवाइडेड बाई n। इसी तरीके से A टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस डैश 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 टॉ n डिवाइडेड बाई n, ठीक है बात। ये वाला टर्म जो बीच वाला है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये सबकी इनिशियल वेलोसिटीज़ का सम है और डिवाइड बाई n है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका एवरेज। और इनिशियली क्योंकि सारे के सारे रैंडम मोशन में है, ये तब की बात है जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी, तो इनिशियली सब रैंडम मोशन में होंगे, और रैंडम मोशन का मतलब है सबका एवरेज आ जाएगा 0। ये बात यहाँ मैं पहले लिख चुका हूँ, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप यूज़ करके इस वाले टर्म को लिख सकते हैं 0। अच्छा, इसको देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, V1 प्लस V2 ये सबकी फाइनल वेलोसिटीज़ का, मतलब किसी भी टाइम t पर जो वेलोसिटी होगी उसका सम है, डिवाइड बाई n मतलब एवरेज वैल्यू। और इस एवरेज वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, और एवरेज वेलोसिटी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, तो इसको आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख सकते हैं, ठीक। गंगाधरी तो शक्तिमान है, Vd इक्वल्स टू 0 प्लस ये टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस अप टू टॉ n डिवाइडेड बाई n, ये क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हमने सिर्फ टॉ से डिनोट किया था, तो इसको आप टॉ से डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, एक माइनस साइन यहाँ पर जो किसी भी चार्ज पर जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, जिसकी वजह से एक माइनस साइन हमें यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा। नाउ ये ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप विद माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा, ये
कैसे लगा सर ये माइनस साइन, ये बताइए। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगती है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट होगी, जिसकी वजह से ये माइनस साइन आया पर एफ जो है वो ई से अपोजिट रहेगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव नेचर की वजह से। अगर यही प्रोटॉन होता तो प्लस ई हो जाता। पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। ठीक है, याद रखना ये बात। ए की वैल्यू अब यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा वी डी इक्वल टू, बस चंद लम्हों की बात है और डेरिवेशन पूरा होने वाला लम्हे। ए की वैल्यू पुट कर दो, क्या निकाली थी ए की वैल्यू, ऐसे बदल, छोटा ई बड़ा ई अपॉन छोटा एम, और यहाँ पे टो, बस यही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई टो अपॉन एम, छोटा ई बड़ा ई टो बाई एम। बोलो, छोटा ई बड़ा ई टो बाई एम।